हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक हो। हम यहाँ पे चैप्टर 1 है हमारा 10th क्लास का हिस्ट्री का, वो हम कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रीयवाद। तो ये हम जो कर रहे थे, ये आज हमारा जो है टॉपिक, ये हमारा 3rd पार्ट होगा। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे आप, वो वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो। तो हम जो सेकंड जो वीडियो में कर रहे थे लास्ट में, जो रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना की बात कर रहे थे, तो जो सांस्कृतिक आंदोलन था इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं कि 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयों वाला था। तो ये यूरोप में हमारा जो राष्ट्रवादिता है, नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 1830 के दशक में ये यहाँ पे क्रांति हुई थी। तो यूरोप में क्या क्या कठिनाई यहाँ पे फेस करने को मिले। तो पहला है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई थी, रोजगार की कमी होने लगी थी, शहरों में भीड़ से भरी गरीब बस्तियों की स्थापना होने लगी थी, नगर के लघु उत्पादकों को मशीन से बने सस्ते कपड़े से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था, तो मशीन से बने सामान आने लगे थे। तो यहाँ पे जो हाथ से बनने वाले कपड़े हैं या सामान हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ा। कुलीन वर्ग के सत्ता वाले क्षेत्रों में किसानों की दयनीय स्थिति थी, यानी कि जो कुलीन वर्ग है, यानी कि जो रिच फैमिली है, वो गरीब किसानों को काफ़ी दबा रही थी। खाने पीने चीज़ों के काफ़ी दाम बढ़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे क्रांति शुरू हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे क्रांति शुरू हो गई थी, तो सभी का ध्यान क्रांति पे आ गया। तो पहले वाला सिस्टम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फ्रैंकफर्ट संसद, ठीक है। तो अब यहाँ पे 18 मई 1848 को संसद बनाई गई थी। तो इसमें 831 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था संसद में। संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप इसमें तैयार करना था। तो राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे शासक के हाथ में, जिसे संसद के अधीन कार्य करना था, उनके हाथ में देनी थी। तो प्रशा के राजा फ्रेडरिक वेहलमैन चतुर्थ के ने ताज को पहनने से इनकार कर दिया था। तो ये देखा गया था कि प्रशा के राजा को यह बना दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर कुलीन वर्ग और सेना में विद्रोह हो गया फिर, ठीक है। तो फिर अंत में सेना को बुलाया गया था और ये असेंबली को भंग करने पे मजबूर होना पड़ा था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान। तो आज हम देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले तो आपका किंग होता है, किंग के साथ में ही रिच फैमिली थी वो मिली हुई थी, क्योंकि किंग को टैक्स कौन दे रहे थे? यही दे रहे थे। तो राजा ज़्यादातर इन्हीं की बात मान रहा था। और इसके बाद में हमारे कौन थे? पुअर। तो ये जो रिच लोग हैं, ये पुअर लोगों को दबाते थे, यहाँ से पैसा लूटते थे और राजा को कुछ देते थे, कुछ अपने पास रखते थे। अब यहाँ पे एक और वर्ग उत्पन्न हो गया था इसके बीच का, वो हमारा था मिडल ग्रुप, ठीक है। इस मिडिल ग्रुप ने ही जर्मनी में राष्ट्रवादी की भावना पैदा की थी। तो 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया गया। फ्रैंकफर्ट संसद में किए गए प्रस्ताव असफल हो गए थे। इससे पहले हमने बात की थी संसद के जो जर्मनी के लिए थे, तो वो फेल हो गया था। प्रशा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसका प्रमुख मंत्री ओटोमन बिस्मार्क था, ठीक है, जिससे इस प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। बिस्मार्क ने 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से युद्ध किए। इन युद्ध में प्रशा की जीत भी हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी और वायसराय के ठंडे शीशे महल में जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की प्रमुख बैठक हुई, जिससे काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। तो यहाँ जर्मनी का एकीकरण समाप्त हुआ।
नेक्स्ट है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान। तो यहाँ पे पहले आपका ये था हमारा नेशनलिज्म था, राष्ट्रवादी की भावना थे, जो क्रांति उत्पन्न हो रही थी, तो अलग अलग पार्ट डिवाइड हो रहा था, फिर उन सभी को एकीकरण हो रहा था, एक कंट्री बन रही थी। तो जर्मनी का एकीकरण के बाद में हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण। तो इटली में सभी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। 19वीं सदी में के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था, जिसमें केवल सार्डिनिया पिंडमांड में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाके का पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र में स्पेन के पूर्व राजाओं का अधीन था। तो अलग अलग ये डिवाइड किया था ताकि, और अलग अलग राजा यहाँ पे शासन करते थे ताकि सभी लोग एकजुट ना हो सके, राजाओं के विरुद्ध ना हो सके। 1880 में के दशक में जूसेपी मेतिस ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने यंग इटली नाम पर मुख्य संगठन बनाया। 1831 और 1848 में इटली के एकीकरण के लिए 2 क्रांतिकारी प्रयास किए जो असफल हुए, यानी कि इटली का एकीकरण नहीं हुआ। इसके बाद इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी फिर दी गई थी। सार्डिनिया पिंडमांड के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई थी। कावूर इसके प्रमुख मंत्री थे। ना तो वह क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। उसने फ्रांस में एक चतुर कूटनीति संधि करके 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और जूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भाग लिया। गैरिबाल्डी ने स्थानीय किसानों के समर्थन में 1860 में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश करके वहां के स्पेनी शासकों को पराजित करके सत्ता से हटा दिया। 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एक एकीकृत इटली का राज्य घोषित किया। तो 1861 में जाके इटली जो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, आखिर उनके राजाओं को हरा के ये एकीकरण की कगार पे पहुंचा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कावूर प्रमुख मंत्री और ये है जूसेपी गैरिबाल्डी जो आपका लास्ट में इटली के एकीकरण के बाद में राजा बनाया गया। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण। तो अब हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन का किस प्रकार से राष्ट्र राज्य बना। तो ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स और आयरिश, ठीक है, यहाँ पे ये 3 देश हैं। 1688 में आंग्ल संसद ने राजतंत्र की ताकत छीन ली। तो एक्ट ऑफ द यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था, ठीक है, यानी कि इनको मिला के स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में हमारे ये है अंग्रेज, वेल्स और आयरिश तीनों मिलके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिला के ये हमारा है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही हुआ करती थी। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को बहुसंख्यक और कैथोलिक धर्म पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अंग्रेजों द्वारा वोल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड ओरिसमैन ने के विद्रोह को असफल बनाया और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रिटेन की राष्ट्र का निर्माण किया गया। तो हमारा जो ब्रिटेन का जो राष्ट्र निर्माण हुआ था वो 1801 में हुआ था, यानी कि ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था। तो नारी छवि, फ्रांस राष्ट्र का रूपक मारियान, ये नारी छवि है। ये 3 कलर के यहाँ पे उनका फ्लैग था, ठीक है। इसी प्रकार से जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 3 कलर की यहाँ पे इन्होंने फ्लैग लिया है और इसके हाथ में कुछ है, ठीक है। तो ये जो आपकी सिंबल है किसकी, लिबर्टी की, और ये हमारी एक स्त्री सिंबल ही है।